नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रसून। अमेरिका से एक बड़ी खबर आ रही है। क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पे खड़ी है? जी हां, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की माने तो दुनिया का हाल कुछ ऐसा ही है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज से देश की कमान संभाल रहे हैं। ट्रंप ने शपथ ग्रहण समारोह से पहले विक्ट्री रैली को संबोधित कर दिया और कहा कि वो तीसरे विश्व युद्ध को रोकने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। शपथ से पहले विक्ट्री रैली में ट्रंप ने कहा कि मध्य पूर्व में अराजकता खत्म करेंगे और तीसरे विश्व युद्ध को होने से रोकेंगे। ट्रंप ने साफ कहा कि वे अमेरिका से अवैध प्रवासियों को बाहर निकालेंगे, सीमाओं पर सख्त कंट्रोल करेंगे। हालांकि पोप ने इस बयान पर ऐतराज जताया। ट्रंप ने कहा कि हम चीन को अपना बिजनेस नहीं देना चाहते, लेकिन बहुत सारी नौकरियां बचानी है। ट्रंप ने इशारा किया कि उनकी नीतियां चीन पर भारी पड़ेंगी। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका को फिर से महान बनाएंगे और अमेरिकी ताकत और गौरव को दोबारा अनुभूति कराएंगे। इजरायल हमास युद्ध विराम असल में अमेरिका की ऐतिहासिक जीत है। ट्रंप की माने तो यह समझौता उनके बनाए गए दबाव के कारण हुआ। ट्रंप ने कहा कि हमें टिकटॉक पसंद है, इसे बचाने की जरूरत है। अमेरिका में दोबारा टिकटॉक शुरू हुआ है। उन्होंने कहा कि मैं इस शर्त पर टिकटॉक को मंजूरी देने के लिए राजी हुआ कि अमेरिका टिकटॉक का 50% मालिक होगा। ट्रंप ने साफ किया कि अमेरिकी स्कूलों में राष्ट्रवाद और अमेरिकी संस्कृति को बहाल करना है। सेना और सरकार से कट्टरपंथी, वामपंथी और देश विरोधी विचारधाराओं को बाहर निकाल फेंकेंगे। चुनाव में हुई अपनी जीत को लेकर ट्रंप ने कहा कि यह अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा राजनीतिक आंदोलन है और 75 दिन पहले हमने अपने देश में अब तक की सबसे बड़ी राजनीतिक जीत हासिल की है। ट्रंप ने कहा कि इससे पहले कोई भी खुली सीमाओं, जेलों, मानसिक संस्थानों, महिलाओं के खेल में पुरुषों के खेलने, ट्रांसजेंडर के बारे में सोच भी नहीं सकता था। ट्रंप ने रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर कहा कि मैं यूक्रेन में युद्ध खत्म कर दूंगा, मैं मध्य पूर्व में अराजकता रोक दूंगा और मैं तीसरे विश्व युद्ध को होने से रोक दूंगा और आपको पता नहीं है कि हम इसके कितने करीब हैं। हालांकि कई बार ट्रंप को बड़बोला बताया जाता है, तो कई बार ऐसे राष्ट्रवादी के रूप में ट्रंप सामने आते हैं जो अपने देश को सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखता है। आइए जानते हैं कि ट्रंप को लेकर दुनिया भर में क्या धारणा बनी हुई है। ट्रंप की सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी कमजोरी एक ही चीज है कि उनके बारे में किसी भी मुद्दे पर आप कोई धारणा नहीं बना सकते। कई बार तो वो अपने दोस्तों के लिए भी असहज स्थिति पैदा कर देते हैं। एक मत यह भी है कि ट्रंप जिसके साथ खड़े होते हैं उसका हाथ नहीं छोड़ते और पूरी दृढ़ता से खड़े रहते हैं। इसका उदाहरण है इजरायल। वह इजरायल को इतना मजबूत बना देना चाहते हैं जिससे हमास का खात्मा कर मध्य पूर्व में शांति स्थापित की जा सके। वहीं डोनाल्ड ट्रंप एक अच्छे मध्यस्थ के रूप में भी सामने आते हैं। बिना बदले में कुछ दिए ट्रंप ने उत्तर कोरिया, चीन और रूस से भारी छूट हासिल की है। कई मुद्दों पर ट्रंप ने अरब देशों और इजरायल का समर्थन हासिल किया, पर उसके बदले उन्होंने कुछ नहीं दिया, जिसका नतीजा अब दुनिया के सामने है। डोनाल्ड ट्रंप जब फैसला लेते हैं तो केवल अपने देश के बारे में सोचते हैं। टैरिफ से जुड़ी नीतियों पर भी बात करें तो इस पर वह काफी सख्त दिखते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की चीन से बिल्कुल नहीं बनती, इसीलिए उनकी चीन को लेकर नीतियां दूसरे देशों को भी प्रभावित कर देती हैं। ट्रंप का अमेरिका का राष्ट्रपति बनने से और अमेरिका और चीन के बीच व्यापार और निवेश प्रवाह घट सकता है। ट्रंप पहले भी कह चुके हैं कि वह राष्ट्रपति बनने के बाद चीन पर भारी भरकम टैरिफ लगाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप के बारे में यह भी कहा जाता है कि उनके पहले कार्यकाल में घोटालों और विवादों की भरमार रही। कहा गया कि ट्रंप ने अमेरिका में नस्लीय असमानताओं का सामना नहीं किया, वह श्वेत लोगों की शिकायतों पर ज्यादा जोर देते हैं। भारत की बात करें तो भारत को लेकर ट्रंप का रवैया दोहरा है।
माना जाता है कि ट्रंप प्रशासन के औपचारिक रूप से एक्शन में आने के बाद भारत और अमेरिका के रिश्तों में कोई बड़ा बदलाव आने वाला नहीं है। सामरिक और सुरक्षा सहयोग जहां बढ़ने की संभावना है, वहीं बिजनेस और इमिग्रेशन के मोर्चे पर ट्रंप की नीतियां भारत के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती हैं। चुनाव प्रचार के दौरान डोनाल्ड ट्रंप खुलकर कह चुके हैं कि भारत के निर्यात पर टैरिफ बढ़ाएंगे। नौकरी के लिए H-1B वीजा की प्रक्रिया को मुश्किल बनाया जा सकता है। अमेरिका के आर्थिक और सियासी आसमान में भारतीय समुदाय के लोग ध्रुव तारा बनके चमक रहे हैं। ऐसे में बतौर प्रेसिडेंट ट्रंप चाहेंगे कि भारत के साथ अमेरिका की केमिस्ट्री बेहतर रहे। अमेरिकी बिजनेस लीडर एलन मस्क चाहेंगे कि उनकी भारत में इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों का एक बड़ा बाजार मिले। मस्क भारत में अपनी कंपनी स्टारलिंक और स्पेस एक्स के लिए भी जगह बनाते दिख सकते हैं। माना जा रहा है कि स्पेस एक्स और इसरो के भी भविष्य में स्क्रिप्ट पर काम होते हुए देखा जा सकता है। डोनाल्ड ट्रंप को एक डील मेकर के तौर पे देखा जाता है। इस काम में उन्हें गजब की महारत हासिल है। शपथ ग्रहण समारोह में के करीब 24 घंटे बाद अमेरिका में क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग यानी क्वाड की बैठक होनी है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान, अमेरिका के विदेश मंत्री हिस्सा लेंगे। क्वाड के मंच को चीन अपने खिलाफ घेराबंदी की तरह से देखता है। ट्रंप की पहली पारी में अमेरिका और चीन के बीच छिड़ी ट्रेड वॉर पूरी दुनिया देख चुकी है। चुनाव प्रचार के दौरान ट्रंप चीन पर भारी भरकम टैक्स लगाने का ऐलान कर चुके हैं। ट्रंप का फोकस ग्लोबल सप्लाई चेन में चीन के प्रभाव को कम करने की है, लेकिन सच यह भी है कि अमेरिका की नई हुकूमत के लिए मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के सपने को पूरा करना चीन की मदद के बिना असंभव जैसा है। शायद यही कारण है कि डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण करने से पहले ही अपने इरादे साफ कर दिए। ट्रंप ने जाहिर कर दिया कि उनके लिए विदेश नीति में किन देशों को तवज्जो दी जाएगी और क्यों। अमेरिका की विदेश नीति क्या रहेगी, ये भारत और चीन के लिए अच्छी बात है। अमेरिकी मीडिया ग्रुप द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी खबर में बताया कि ट्रंप ने सलाहकारों से कहा है कि वह पदभार संभालने के बाद चीन की यात्रा पर जाना चाहते हैं, ताकि प्रचार के दौरान चीन को दी गई अधिक शुल्क लगाने वाली संबंधी चेतावनी के कारण शी चिनफिंग से तनावपूर्ण संबंधों को सुधारा जा सके। ऐसे में यूरोप, नाटो और पड़ोसियों कनाडा और मेक्सिको को छोड़कर भारत और चीन को तवज्जो देना एक वैश्विक संदेश भी है। ट्रंप ने साफ कर दिया कि चीन और भारत उनकी विदेश नीति के एजेंडे में बेहद महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इनके जरिए ही अमेरिकी व्यापार को गति मिल सकती है। दरअसल ट्रंप बड़े उद्योगपति भी हैं और वे अच्छे से जानते हैं कि व्यापार बढ़ाए बिना देश की अर्थव्यवस्था को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। यही वजह है कि ट्रंप को चीन और भारत जैसे दोस्तों की सख्त जरूरत है। वहीं रूस को लेकर भी ट्रंप का रुख साफ है। ट्रंप पूरी तरह से जानते हैं कि पुतिन उनके बेहतर दोस्त है और दुनिया भी यही मानती है। ट्रंप का इजराइल के साथ भी दोस्ती भारत के लिए एक सुकून भरा कदम होगा और नए विश्व में भारत के खिलाफ षड्यंत्रकारियों की संख्या कम ही दिखेगी ट्रंप के आने के बाद। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं VN झा, रक्षा विशेषज्ञ, और हरिमोहन कौशिक जी, रिसर्चर के तौर पे। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। हरिमोहन कौशिक जी, पहला सवाल, ट्रंप कह रहे हैं विश्व तीसरे विश्व युद्ध के कगार पे खड़ा हुआ है, उनकी बात में कितनी गंभीरता है? दूसरी चीज, क्या अमेरिका के कारण ही या तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पे दुनिया खड़ी है? जी, कम से कम ना हो और दुनिया दो स्पष्ट भागों में ना बटी हुई हो। जी, अब दो स्पष्ट भागों में बटी होने का मतलब ये है कि बहुत सारी शक्तियां क्या खुले तौर पर एक देश की तरफ हैं या दूसरे देश की तरफ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा अभी नहीं हुआ है। बहुत सारे देश ऐसे हैं जो ना तो पूरे तरीके से अमेरिका की तरफ है और ना ही पूरे तरीके से चाइना की तरफ है। अगर हम दो ध्रुवों की बात करें या दो पोल्स की बात करें जो कि विश्व युद्ध करने का खतरा जो दिखा रहे, चाइना अपने अंदर की परिस्थितियों से बुरी तरीके से उलझा हुआ है।
अंदर बहुत ज्यादा समस्याएं हैं और असलियत में दोनों का जो वॉर है वो इकोनॉमिक वॉर है, इकोनॉमिक कंपटीशन नहीं है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अगर देखा जाए या सेकेंड वर्ल्ड वॉर में देखा जाए तो दोनों दो बड़ी पावर्स आपस में इकोनॉमिक कॉम्पिटिटर थी। यहाँ पर इकोनॉमिक कॉम्पिटिटर नहीं है। चाइना आरोप लगा रहा है कि अमेरिका एलिगेशन लगा रहा है, आरोप लगा रहा है कि चाइना ने मेरे सारे पैसे खा लिए और मुझे रिटर्न में कुछ नहीं मिला। चाइना ये कह रहा है कि तुम मुझे बढ़ने नहीं दे रहे, तुम मुझे एक्सपैंड नहीं करने दे रहे। बस ये तू मैं वाली बात है और दोनों इस चीज को अच्छे से जानते हैं कि अगर एक गिरा तो दूसरा बचेगा नहीं। अगर चाइना कोलैप्स करता है तो ना यूरोप बचेगा ना अमेरिका बचेगा, क्योंकि भारत पे क्या प्रभाव रहेगा? जी, भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? भारत पर आंशिक पॉजिटिव और आंशिक मतलब जैसे पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव फॉर्म में दिखाई देगा कि पार्शियल पॉजिटिव फॉर्म में ये दिखाई देगा कि अगर भारत अपने आप को इस युद्ध से बचाए रखने में कामयाब हो जाता है कैसे भी करके, तो मुझे ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया आंख भरी नजर से भारत में देखेगी। क्योंकि कई बार क्या होता है, दो सुपर पावर्स की लड़ाई में तीसरी पावर को सुपर पावर बनने का मौका मिलता है। जैसे कि आज के दिन अमेरिका है, जब जर्मनी और ब्रिटेन लड़ रहे थे तो अमेरिका को उसका सबसे ज्यादा फायदा मिला। आज इंडिया उसी पोजीशन में। नेगेटिव पॉइंट ये होगा कि अगर इंडिया के कुछ फॉल्ट लाइंस ज्यादा खड़े हो जाते हैं और इंटरनल डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाती है तो पॉसिबली इंडिया को भी ऐसे युद्ध का एक नेगेटिव इंपैक्ट झेलना पड़ सकता है, जो अंदर ही अंदर काफी ज्यादा हमें नुकसान पहुंचा सकता है। बाकी ये है पार्शियल फॉर्म में हमारे को नेगेटिव इम्पैक्ट जो इन्फ्लेशन से लेकर दूसरी चीजें ये झेलनी ही पड़ेगी। बाकी मुझे लगता है कि भारत अगर डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व नहीं होगा या फिर जितना ज्यादा लेट जाएगा उतना ज्यादा भारत को फायदा है इन दोनों के डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट का। विश्व युद्ध की बात जब ट्रंप कहते हैं तो उसके क्या मायने निकाले जाए हरिमोहन कौशिक जी? क्या वो मिडिल ईस्ट की बात करते हैं? मिडिल ईस्ट में कौन देश लड़ रहे हैं आपस में? अगर वो बात करते हैं कि कनाडा की तो वहां कौन सा देश लड़ रहा है? अगर वह बात करते हैं ग्रीनलैंड की तो वहां कौन सा देश लड़ रहा है? अगर हालात को देखे जाए, दुनिया को देखा जाए तो लग रहा है कि हर जगह तो अमेरिका ही लड़ रहा है। चाहे फिलिस्तीन की बात कर ली जाए, चाहे ग्रीनलैंड की बात कर ली जाए, मैक्सिको की बात कर ली जाए, कनाडा की बात कर ली जाए, अमेरिका का दखल है। तो तीसरा विश्व युद्ध कहां हो रहा है? अमेरिका बनाम बाकी दुनिया हो जाएगी क्या? सर, पूरी दुनिया में सिर्फ दो पावर, अमेरिका को चाइना से इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट में उलझना है। इसके अलावा अमेरिका ट्रंप के रजीम में कभी भी कहीं भी किसी से नहीं लड़ेगा, हमें ये समझ लेना होगा। ट्रंप हर जगह से पीसफुली निकलना चाहेगा, किसी भी तरीके से डील करना चाहेगा, यूरोप का बोझ अपने सर पर नहीं रखना चाहेगा, मिडल ईस्ट के कॉन्फ्लिक्ट का बोझ अपने सर पर नहीं रखना चाहेगा, उसकी सिक्योरिटी का। वहां अगर सिक्योरिटी का बोझ रखना भी चाहेगा तो पैसे लेगा, क्योंकि पिछले बार वाले रजीम में ट्रंप ने एमबीएस से या किंग ऑफ सऊदी से खुलकर $100 मिलियन और दूसरी चीजों को मांगने के मजाक ने बहुत ही ब्लंट मैनर में कहा था कि भाई सीधी सी बात है, पैसा नहीं दोगे तो सिक्योरिटी नहीं होगी। यही चीज यूरोप के साथ भी होगी। लेकिन चाइना के साथ जो इकोनॉमिक वॉर होगा हमें वो समझना है। चाइना के साथ हमें मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट होता हुआ जल्दी से नहीं दिखेगा, इकोनॉमिक वॉर होता हुआ दिखाई देगा। और अगर वो इकोनॉमिक वॉर होगा तो उसी को पॉसिबली चाइना डेविएट करना चाहेगा किसी भी तरीके से, ताइवान के मामले में, साउथ चाइना सी के कॉन्फ्लिक्ट के मामले में ज्यादा एग्रेशन दिखाते हुए। तो वहां पर हो सकता है, पूरी पॉसिबिलिटी नहीं है, हो सकता है कि क्वाड जैसे ऑर्गेनाइजेशंस को अभी ये खड़ा करना चाहता है कि शपथ लेने के अगले दिन ही क्वाड की मीटिंग बुला ली गई है फॉरेन मिनिस्टर्स की। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक लंबा टाइम ट्रंप को इस टाइम पर दिखाई दे रहा है कि हाँ, चाइना के साथ एक लंबी कॉन्फ्लिक्ट चलेगी इकोनॉमिक वॉर की, जिसमें इंडिया अमेरिका का साथ देगा जी। लेकिन जो वेपनरी कॉन्फ्लिक्ट या मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट होगा उसमें इंडिया साथ नहीं है। बट स्टिल अमेरिका चाहेगा कि मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट इधर उधर हो या मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट से अमेरिका भी बचे। जी जी, लास्ट वॉर हो सकता है जब सब कुछ बंद हो जाएगा। जी, हमारे साथ ग्रुप कैप्टन वीएन झा साहब हैं। एक बड़ी घोषणा किया है ट्रंप ने। उन्होंने कहा है कि हम अपने स्कूलों में राष्ट्रवाद को सबसे अहमियत देंगे, देश इसको सबसे ऊपर रखेंगे, विचारधारा के नाम पर
थोपी गई वामपंथी नीतियां और वामपंथी शिक्षा जो सेल्फ साइड गोल करना सिखाती है, अपने ही संस्कृति को तोड़ने में लगती है, ऐसे एजुकेशन सिस्टम को हम खत्म कर देंगे, अमेरिका से बाहर निकाल फेंकेंगे। कह रहे हैं इसी से सबसे बड़ा डिफेंस सिस्टम अमेरिका का मजबूत होगा। अमेरिका आंतरिक रूप से इसी एक काम से मजबूत होगी। आपको क्या लगता है कि भारत में भी क्या भारत को भी इसी रास्ते पे चलना चाहिए, और क्या यही एक रास्ता है आज के दौर में जिससे आप आंतरिक रूप से मजबूत हो सकते हैं? झा साहब। दर्शन जी, आपने ऑलरेडी हिंट दे दिया कि क्या भारत को भी ऐसा करना चाहिए। देखिए, भारत ऐसा ऑलरेडी कर रहा है, और इसीलिए यहाँ पे जो चाहे वामपंथी कह लीजिए या भारत विरोधी जो झुंड हैं, ग्रुप हैं भारत में, वो इतने सक्रिय हैं। और कभी कभी थोड़ी सी अपने आप में एक सवाल पूछता हूँ कि क्या मोदी जी भारत के राष्ट्रवाद को आगे बढ़ा रहे हैं और सशक्त कर रहे हैं, या भारत में जो गैर भारत तत्व हैं ये अपना जड़ अपना रहे हैं। तो हम लोग चूंकि अभी ट्रंप की बात कर रहे हैं, तो ट्रंप ने भी देखा हुआ पिछले कुछ समय में कि यूएस में ही एंटी यूएस फोर्सेस बहुत हैं, वहाँ पे वायलेंस बहुत है, रेडिकलाइजेशन बहुत हुई है वहाँ पे जो आपने भी देखा है, जब पैलेस्टीनियन मूवमेंट या पैलेस्टीनियन मैटर्स जब शुरू हुई थी, सारी यूनिवर्सिटीज को वहाँ पे लगभग पैरालाइज कर दिया था। उन यूनिवर्सिटीज में पैलेस्टीनियन ने अपने तंबू गाड़ के वहाँ पे रहना शुरू कर दिया था, और एजुकेशन सिस्टम को बिल्कुल लगभग पैरालाइज कर दिया था। तो ये सब चीजें ट्रंप ने देखी हैं। लेकिन एक चीज मैं बता दूं शुरू से ही कि ट्रंप के आने से दुनिया तुरंत चेंज नहीं हो जाएगा। दुनिया जैसी है वो लगभग वैसी रहेगी। हाँ, ट्रंप के आने से कुछ नीतियों में जरूर फर्क होगा। अब देखिए, ट्रंप के आने से पहले ही गाजा वॉर जो है वो रुक गई है, और इसमें अमेरिका का फायदा है, सबसे बड़ा फायदा अमेरिका का है। अमेरिका के दो जो बेड़े हैं वो उधर मेडिटेरियन में डिप्लॉय थे, दो लगभग यहाँ पे रेड सी में डिप्लॉय थे, और ये एक सतर्क बना हुआ था। अमेरिका के कुछ जहाजों पे जो होती झा साहब, आपसे भी सीधा सवाल है। अमेरिका के पक्ष में तो ठीक है, भारत के लिए इनका क्या मतलब मायने निकाले जाए, क्या मतलब होगा, क्या मायने होंगे इसके? देखिए, भारत के लिए ट्रंप हमेशा से एक दोस्ती का हाथ, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जिसको कहते हैं, वो शुरू से ही उन्होंने बढ़ाया हुआ है, और वो चीज आप आने वाले दिनों में जारी देखिएगा कि ये वो चीज कंटिन्यूड है। भारत में दोनों तरह की आपको जो इंडिकेशंस है वो मिलेगी। ये कहीं लगेगा कि ट्रंप हमारे सबसे बड़े दोस्त हैं, और जब वो H-1B वीजा की बात आएगी, जब कुछ चीजों पे टैरिफ की बात आएगी, तो वहां आपको लगेगा कि नहीं, ट्रंप भारत के खिलाफ हैं। तो ये जो चीज है, ये जब भी आप कहते हैं कि मेक यूएस ग्रेट अगेन या यूएस स्पेसिफिक नीति, तो उसी तरह की मोदी जी ने जो भारत स्पेसिफिक नीति बनाया हुआ कि जहां पे हमें भारत का इंटरेस्ट दिखेगा हम वहीं पे जाएंगे। जैसे आपने देखा कि यूक्रेन रूस के बीच में जो जंग हुआ है, उसमें हमने यूरोप का साथ नहीं दिया है उन सैंक्शंस पे, हमने अपना एक अलग रास्ता चुना हुआ है। तो इसी तरह से जहां पे अमेरिका का सवाल होगा, वहां पे ट्रंप पहले अमेरिका को देखेंगे, भारत को हार्ड बार्गेनिंग करना पड़ेगा। पिछली बार भी जब ट्रंप आए थे तो H-1B वीजा का और बाइडेन के समय में भी H-1B वीजा के ऊपर में काफी सवाल उठे थे कि हमारे वीजा बिल्कुल, हमारे लिए जो वीजा है वो बिल्कुल कम हो गई हैं। हमारे भारत के सामने मुझे लगता है झा साहब की बड़ी चुनौतियां हैं। पहली चुनौती तो यही है कि आर्थिक मोर्चे पे अमेरिका भारत के साथ किस तरह का रुख अपनाता है। आप लोगों की बातों से साफ है कि उसका रुख सख्त होगा, भारत को बार्गेन करना होगा और अपनी शर्तों पे करना होगा। इसके लिए उसको कड़ी मेहनत करनी होगी। हरिमोहन कौशिक जी, भारत में राष्ट्रवाद अब जोर पकड़ रहा है। चाइना की बात करें तो वहां की भी सरकार को राष्ट्रवादी माना जाता है, अमेरिका की बात करें तो राष्ट्रवादी माना जा रहा है, फ्रांस में भी। क्या लग रहा है कि अब उन देशों का महत्व बढ़ेगा जो अपने हितों के लिए लड़ाई लड़ते हैं, स्टैंड लेते हैं, उनका महत्व बढ़ेगा? अगर ऐसा महत्व बढ़ता है तो जो सो कॉल्ड
सेक्युलरिज्म के बरखुरदार थे वो कहां जाएंगे? कौशिक साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही है कौशिक जी। सॉरी जी अब आ रही है। मेरे हिसाब से तो आवाज आनी चाहिए जी आवाज आ रही है सर? जी जी आ रही, प्लीज। हाँ सर, एक्चुअली क्या है कि दुनिया में एक जो सेक्युलरिज्म का झुंझुना जो था वो नेशनलिज्म को खत्म करने के लिए इन कंपनीज ने इस्टेब्लिश किया था, ताकि इन कंपनीज को बहुत बड़ी बड़ी मार्केट्स बिना किसी बॉर्डर के मिल सके। जैसे यूरोप के अंदर सारे बॉर्डर्स को खत्म करके एक बहुत बड़ी मार्केट बना दी और उस मार्केट को यूज एक्सप्लॉइट किया गया बड़ी बड़ी कंपनीज के द्वारा, ताकि ये कहा गया कि नेशनलिज्म कुछ नहीं होता, ये कुछ नहीं होता, वो कुछ नहीं होता। हाँ, नेशनलिज्म हर छोटी छोटी जगह पे कुछ नहीं होता, लेकिन नेशनलिज्म इतना भी आप ये नहीं कह सकते कि कुछ नहीं होता कि आप पूरे इंडिया को ये कह दें कि राष्ट्र के नाम पे कुछ भी। सर, असलियत में प्रॉब्लम ये है कि इंडिया के रिसोर्सेज को या चाइना के रिसोर्सेज को लूटने का सबसे बड़ा जरिया जो था वो नेशनलिज्म, लिबरलिज्म, ग्लोबलाइजेशन, इस तरीके के वर्ड्स यूज किए गए। लेकिन प्रॉब्लम ये है, इससे पूरी दुनिया की जो पावर है, पूरी दुनिया का जो पैसा है, रिसोर्सेज है, वो चंद मुट्ठी के अंदर पहुंच गए। और यहां तक कि कुछ लोग उठ के खड़े, उन्हीं में से कुछ लोग उठकर खड़े होते हैं, कहते हैं व्हाई जस्ट वांट टू डीपॉपुलेट द अर्थ, जिसे अभी प्रेसिडेंट पीस मेडल मिला है। वो क्या है? वो असलियत में वो लोग हैं जो जिनको लगता है कि पूरी दुनिया पर उनका कब्जा हो गया है और वो अब दुनिया को जैसे चलाना चाहेंगे वैसे चलाएंगे। प्रॉब्लम ये है कि असलियत में अब इनके सामने वो लोग खड़े होने शुरू हो गए जिन्हें हम आज के दिन राष्ट्रवादी कहते हैं। वो अलग अलग फॉर्म्स में है। इंडिया के अंदर वो हिंदू के नाम पर खड़ा है, फ्रांस के अंदर वो फ्रेंच के नाम पर खड़ा है, ब्रिटेन के अंदर वो ब्रिटेन के नाम पर खड़ा है, अमेरिका के अंदर वो अमेरिकन के नाम पर खड़ा है। अब यहीं से दो चीजें निकल कर आ रही हैं। एक तरफ वो ये कह रहे हैं आप अपनी, मतलब जो डीप स्टेट कह रहा था कि आप अपनी आइडेंटिटी पूरे तरीके से खत्म कर दो, वही ये लोग कह रहे हैं हम अपनी आइडेंटिटी खत्म कर देंगे तो हम बचेंगे क्या? उसके बाद आप कह रहे हो कि सारा सब कुछ खत्म कर दिया जाए। तो सर, फोर्सेस दोनों रहेंगी। हाँ, अभी अगले 10-20 साल हम देखेंगे कि जो राष्ट्रवादी फोर्सेस है, नेशनलिस्ट फोर्सेस हैं, ये डोमिनेट करेंगी और जितना रायता इस टाइम पर इस डीप स्टेट पावर ने फैलाया है उसे थोड़ा सा कम किया जाएगा, उसे काउंटर किया जाएगा। कई जगह पर जैसे इस्लामिस्ट फोर्सेस, आप बेहद अहम बात बता रहे हैं हरिमोहन कौशिक जी। आपसे सीधा सवाल है कि जो इस्लामिक मुल्कों को लेकर अभी तक दोहरा चरित्र अपनाया जाता था, अमेरिका द्वारा भी आतंकवाद कहीं फैलाना है तो इन गरीब इस्लामिक मुल्कों का सहारा लिया जाता था, वहां से आदमी बुलाए जाते थे, अमीर मुस्लिम मुल्कों का सहारा लिया जाता था, वहां से फंडिंग मंगाई जाती थी और अमेरिका के हितों की पूर्ति होती थी। अब अमेरिका की हितों की पूर्ति कैसे होगी, ये बड़ा सवाल है। दोहरा चरित्र हमेशा दिखा है आतंकवाद के मामले में। अब चूंकि इनके घर में आग लगी है तो ये दोहरे चरित्र का काम बंद हो रहा है। लेकिन फिर कह रहा हूं, इस्लामिक मुल्क सहमे और डरे हुए हैं अमेरिका से। आपको क्या लगता है, क्या वे उदारवाद की रुख अपनाएंगे, ये भी अपने आप को मॉडर्नाइज करेंगे या अपने आप को पूरी तरीके से डेमोक्रेटाइज करेंगे? सर देखिए, अमेरिका के अंदर अगर किसी को फायदा हुआ है तो कुछ कंपनीज को और उन कंपनीज के कुछ मालिकों को जी। पूरा अमेरिका आज भी अगर देखेंगे तो डीप डिप्रेशन के अंदर है। 26% यूथ अगर ड्रग्स का शिकार है और बुरी तरह ड्रग्स का शिकार है तो हमें अंदाजा लगाना पड़ेगा कि कितना जबरदस्त लेवल का डिप्रेशन अमेरिका की कॉमन मासेस में होगा। क्योंकि और ये चीज इसलिए कि एक तरफ मास माइग्रेशन की वजह से उन्हें एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा, दूसरी तरफ जो रिसोर्सेज हैं वो महज कुछ लोगों के हाथों में कुछ लोगों के हाथ में है। जल्दी से एक सवाल पूछना चाहूंगा झा साहब आपसे, ट्रंप का उदय भारत के लिए अच्छी घटना या बुरी घटना? बेशक भारत के लिए अच्छी घटना है। भारत का देखिए, आप एक सीरीज ले लीजिए, पिछले जितने लीडरशिप अमेरिका में आए हुए हैं, जब से मोदी जी यहाँ पे हैं तब से भारत का काफी अच्छा इन्फ्लुएंस और कॉर्डियल एटमॉस्फेयर जो है वो रहा है। यहाँ तक कि बाइडेन के साथ में भी भारत का जो संबंध रहा है काफी कॉर्डियल रहा है। तो
आप ये देख चले जाइए, आप अभी बाइडेन थे, इसके पहले ट्रंप थे, उसके पहले ओबामा थे, ये सब पूरे दौरान में भारत का बहुत अच्छा असर रहा है। लेकिन एक चीज मैं आपको और बता दूं, जहां तक आपने इस्लामिक की बात की थी, तो अमेरिका का दोहरा चरित्र जो है वो अब भी है, पहले नहीं था, पहले सिर्फ नहीं था। अभी देखिए अमेरिका कोसोवो में और उस एरिया में क्या कर रहा है। कोसोवो में जो इस्लामिस्ट हैं वो बिल्कुल एक्टिव है, और अमेरिका लेड नेटो उसको करने दे रहा है। यही बात हरिमोहन कौशिक जी झा साहब बेहद अहम बात बता रहे, इसी तरफ मैं भी इशारा करना चाह रहा था। अमेरिका की नीतियों को लेकर भारत सरकार को सतर्क रहना होगा, जरा भी चूके तो हमारी गर्दन पर भी चाकू चलेगा। आप दोनों खास मेहमान इस चर्चा में हिस्सा बने, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, चलते रहिए एपीएन न्यूज के साथ।